हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डेटा फ्लो डायग्राम्स। ओके, सो हम पहले डिफरेंट सिंबल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी डेटा फ्लो डायग्राम को बनाने के लिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दो टाइप के डीएफडी मींस डेटा फ्लो डायग्राम। फर्स्ट इज फिजिकल डीएफडी एंड सेकंड इज लॉजिकल डेटा फ्लो डायग्राम्स। ओके, तो बेसिकली चार आपके सिंबल्स हैं: एंटिटी, डेटा फ्लो, एंटिटी, डेटा फ्लो, प्रोसेस एंड डेटा स्टोर। ओके, तो एंटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक रेक्टेंगल। अभी हम समझेंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम्स का क्या यूज है, पहले हम ये बेसिक चीज समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो आपको फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी, सारा पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगी कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या क्या इसमें लिखना है। ओके, तो एंटिटी अगर आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो यूज करते हैं। ओके, तो देखिए एंटिटी को आपने किससे रिप्रेजेंट किया? रेक्टेंगल से। और एंटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका सोर्स या फिर डेस्टिनेशन दैट इज एक्सटर्नल टू दी सिस्टम। ओके, जो सिस्टम के बाहर की चीज है। ओके, नाउ डेटा फ्लो मींस डेफिनेटली एक रेक्टेंगल से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो क्या करेगा? डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच के जो फ्लो है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में जा रहे हैं तो उसका जो फ्लो है, फ्लो ऑफ, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राइट हैंड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन प्रोसेसेस, एंटिटीज एंड डेटा स्टोर्स। ओके, देन प्रोसेस, अगर आपको प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट करेंगे उसे विद द हेल्प ऑफ सर्किल। और प्रोसेस रिप्रेजेंट्स the process that performs the data transform. ओके, मीन्स कि वो जो आप काम कर रहे हैं या जो आप प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रही है। ओके, देन डेटा स्टोर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू पैरेलल लाइंस। क्लियर? एंड इट represents the storage location of data which can be either temporary or permanent. ओके, तो सबसे पहले ये चार चीजें देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। पहली है आपकी एंटिटी जिसको आप रेक्टेंगल से डिपेंड करेंगे, डिफाइन करेंगे, और जो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन को बताता है, और ये आपका एक्सटर्नल टू दी सिस्टम होता है। ओके, डेटा फ्लो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एरो, और ये डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच के रिलेशन को समझाता है। मींस कि आपकी फ्लो कैसे हो रहा है, आपके डेटा का जो फ्लो है उसको ये बेसिकली समझाता है। प्रोसेस ये बताती है, रिप्रेजेंट करते हैं आप सर्कल से, ये बताती है कि आप किसी भी टास्क को जो परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क हो कैसे रहा है, उसको प्रोसेस कैसे किया जा रहा है। देन डेटा स्टोर बेसिकली विद द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन आप रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन ऑफ द डेटा, जो कि आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डेटा फ्लो डायग्राम को एक्सप्लेन करिए और कौन से सिंबल्स उसमें यूज किए जाते हैं, या फिर सिंपल आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन डेटा फ्लो डायग्राम्स, तो आपको सिंपल बताना है कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या होते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और आप इन चार सिंबल्स को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर समझा देंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है डेटा फ्लो डायग्राम का, जो कि आगे भी यूज में आएगा अभी टाइप्स ऑफ डीएफडी में। इस इस एग्जांपल से मैं आपको डेटा फ्लो डायग्राम का मतलब समझाऊंगा। तो है क्या? ये एग्जांपल है कि कोई कस्टमर है जो मनी विड्रॉ के लिए अपने बैंक में गया और किस प्रोसेस के थ्रू उसको पैसा वापस मिला। ओके, तो देखिए क्या हुआ, कस्टमर ने वाउचर भरा या फिर पासबुक दी, दोनों ही चीज दी, पासबुक और वाउचर दोनों दिया, क्योंकि जब पैसा उसको मिलेगा तो पासबुक में एंट्री करके भी उसको वापस मिल जाएगी और वाउचर वहां पे जमा हो जाएगा। तो उसने वाउचर दिया, पासबुक दी, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ विड्रॉल। देखिए सर्कल से रिप्रेजेंट है, तो विड्रॉल की जो भी प्रोसेस होती है, अभी ये नहीं समझा रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, सिंपल ये बता रहा है कि यहाँ पे विड्रॉल की प्रोसेस हो रही है। विड्रॉल की प्रोसेस हुई, उसके अकाउंट में जो भी फाइल थी, जो भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर में अपडेट्स थे वो हुए यहाँ पे कि इतना अमाउंट विड्रॉ हो गया है तो डेबिट हो जाएगा उसके अकाउंट से, अगर वो जमा कर रहा है तो वो सबमिट हो जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कस्टमर
सबमिट भी कर रहा है, अभी यहाँ विड्रॉल लिखा है तो यहाँ पे डेफिनेटली वो डेबिट कर रहा है। देन क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस विड्रॉल की है उसमें क्या होगा कि एक तो विड्रॉल की प्रोसेस में अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा उसके अकाउंट से, देन वही अमाउंट गिन के काउंट करके उसको वापस किया जाएगा और साथ में उसकी पासबुक को भी एंट्री करके वापस कर दिया जाएगा कस्टमर को। ओके, तो कस्टमर आपका एंटिटी है, दैट इज सोर्स, जो कि इस सिस्टम से बाहर है। तो आपका सिस्टम क्या है बेसिकली, यहाँ पे प्रोसेस क्या है आपकी, वो है आपकी विड्रॉल की प्रोसेस। ये एरोज जो है वो फ्लो दिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ये एरो ये फ्लो दिखा रहा है कि आपकी पासबुक मनी वापस कस्टमर के पास आ रही है। ये सर्किल आपका प्रोसेस ऑफ विड्रॉल शो कर रहा है। ये दो पैरेलल लाइंस आपकी किसी टेम्परेरी और परमानेंट लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं उस डेटा के, जहाँ पे उस कस्टमर का डेटा सेफ है। ओके, तो आप ये एग्जांपल समझा सकते हैं डेटा फ्लो डायग्राम में, और ये फोर सिंबल्स जो यूज होते हैं वो समझा सकते हैं। अब डेटा फ्लो डायग्राम का क्या यूज है, तो देखिए ये तो इतनी बात हमें समझ में आ गई यहाँ पे कि ये कुछ एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली डेटा फ्लो डायग्राम इज दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आप डायग्राम की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, और क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस and the data items which are exchanged among different processes through an information system। तो ये कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें आप कस्टमर अपना पैसा निकालने गया, उसका पैसा निकाला गया, देन उसे हैंड ओवर किया गया। तो ये एक फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस यूज हो रही हैं, उनके बीच में जो रिलेशन, उनके बीच में जो कनेक्शन है, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। तो इसकी डेफिनेशन मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप नोट करिए इसको। अ डेटा फ्लो डायग्राम इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस। तो ये वेरियस फंक्शंस यहाँ हो रहे हैं, एंड द डेटा आइटम्स विच आर एक्सचेंज्ड अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस, जो कि आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर? तो ये इनके सिंबल्स हैं। अब देखिए दो टाइप के डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल डीएफडी और सेकंड होता है आपका लॉजिकल डीएफडी। देखिए फिजिकल डीएफडी क्या होता है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ किया है, दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ फिजिकल डीएफडी। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल डीएफडी। अभी मैं इसमें एक चेंज करूंगा और ये लॉजिकल डीएफडी का एग्जांपल बन जाएगा। चलिए ओके, तो देखिए फिजिकल डीएफटी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन। हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है, ये चीज इसमें स्पेसिफाइड नहीं की जाती है। सिंपल ये स्पेसिफाई किया जाता है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, सो फिजिकल डीएफडी रिप्रेजेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम एंड इट स्पेसिफाई द वे इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। मीन्स कि पासबुक विड्रॉल प्रोसेस में जाएगी, अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा और वो पासबुक और मनी वापस कस्टमर को मिल जाएगी। ओके, तो इसने क्या समझाया, इसने ये समझाया है कि बैंक से मनी विड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है। क्लियर? तो फिजिकल डीएफडी ने क्या समझाया है कि किसी एक बैंक से मनी को विड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है। क्लियर? अब देखिए लॉजिकल डीएफडी में क्या डिफरेंस है और फिजिकल डीएफडी में क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है। अब जहां पे आपकी प्रोसेस ऑफ विड्रॉल थी, ओके, जहां पर आपकी ये प्रोसेस ऑफ विड्रॉल थी, वहां पर हम क्या करते हैं, देखिए बाकी सारा फिगर सेम रहेगा, आप बाकी पूरा फिगर बना लीजिएगा। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कैशियर आ जाएगा, कैशियर दैट इज इशूइंग, दैट इज इशूइंग मनी। ओके, तो अब ये जो प्रोसेस ऑफ विड्रॉल थी, ये प्रोसेस ऑफ विड्रॉल कौन कर रहा है, ये प्रोसेस ऑफ विड्रॉल कर रहा है वो कैशियर। तो लॉजिकल डीएफडी आपके जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स, वो ये बताते हैं कि वो प्रोसेस हो कैसे रही है। ओके, मीन्स कि कौन कर रहा है उसको। ये डीएफ जो आपका फिजिकल डीएफडी था वो ये बता रहा था कि ये प्रोसेस हो रही है, मीन्स विड्रॉल की प्रोसेस हो रही है।
यहाँ पे ये बताता है कि डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन है, यानी कि विड्रॉल का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन कर रहा है। तो आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं फिजिकल और लॉजिकल में क्या डिफरेंस है। फिजिकल आपको बताता है कि which process is basically using which process is basically used for the execution of the project, और लॉजिकल डीएफडी आपको ये बताता है which is involved or how we are executing, in which person or which item is basically performing that particular task. ओके तो अगर आपको लॉजिकल डीएफडी का फिगर बनाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर ये एंटिटी बनाइए कस्टमर। ओके यहाँ से पासबुक एंड वाउचर की का एरो निकलेंगे, देन आपका पैरेलल लाइंस आप बनाएंगे यूजर अकाउंट फाइल, और देन आपका पासबुक प्लस मनी कस्टमर के पास वापस आप ऐसे डिजाइन कर देंगे। ओके सो दिस इज योर यूजर सॉरी लॉजिकल डीएफडी। So next is process specifications. Okay, so process specifications के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोसेस, देखिए प्रोसेस क्या है, आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या स्टेप्स फॉलो करें। सो वे, क्या वे है आपका ऑफ परफॉर्मिंग समथिंग, ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रोसेस, परफॉर्मिंग और डेवलपिंग समथिंग फॉर अ प्रोडक्ट। सो द वे of performing or developing something is known as process. अब कोई भी अगर आप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं या वे ऑफ स्टेप्स या सर्टेन स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहाँ पर एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होगी। ओके और उन एक्टिविटीज़ को आपको प्लान करना होगा कि किसके बाद क्या आएगा, किस ऑर्डर में आपको उनको परफॉर्म करना है, ताकि आपकी जो फंक्शनैलिटी है, जो आपको आउटपुट में चाहिए, वो आपको अचीव हो जाए। ओके सो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं कि प्रोसेस स्पेसिफिकेशन बेसिकली includes the sequence of activities that to be performed by a process. ओके अब जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए हम जनरली दो चीज़ें जैसे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश और डिसीजन टेबल, दो एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। सो सपोज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में का सेंस ये है कि आप कोई लॉजिक लिख रहे हैं, और वो लॉजिक ये है, जैसे सपोज आपने फ्लो डायग्राम्स का एग्जांपल्स के पढ़े होंगे कि आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट करी, तो अगर आपकी ये कंडीशन है, इफ़ कंडीशन इज दिस, तो आप नीचे कहेंगे यस नो, अगर यस है देन गो टू दिस वन, इफ नो गो टू दिस वन। सो ये जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं कि इफ दिस कंडीशन, सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक रिजल्ट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। सो मैथ्स में अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन 90 है, सो इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, ओके सो ग्रेड क्या होगा उसका, ग्रेड इज एक्सीलेंट। इफ मार्क्स रेंज बिटवीन 80 टू 90, देन ग्रेड इज वेरी गुड। तो ये जो आप प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड्स में आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये आप डिसीजन, इफ, एल्स, केस, ये डिफरेंट प्रोसेस यूज करके और यू कैन से सिंटेक्स यूज करके आप अपनी प्रोसेस को स्पेसिफाई करते हैं। इसी तरीके से डिसीजन टेबल में आप कंडीशंस यूज करते हैं और अपनी प्रोसेस को स्पेसिफाई करते हैं। ओके देन प्रोसेस स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट में आपकी तीन मेन चीजें होती हैं। वो होती हैं आपकी प्रोसेस नंबर, प्रोसेस नेम एंड डिस्क्रिप्शन। ओके प्रोसेस नंबर क्या है, नंबर इज बेसिकली कोई आईडी है, जैसे आपका अपना क्लास का रोल नंबर होता है, तो वैसे ही प्रोसेस का नंबर अगर है, दैट प्रोसेस नंबर इज द आईडी ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, जो कि असाइन की जाती है, विच इज असाइन टू इट इन द डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम जब भी आप डिजाइन करेंगे, वहां पे आप प्रोसेस को अगर कोई नंबर दे रहे हैं, तो अगर सपोज आपका कोई एक डेटा फ्लो डायग्राम है जिसमें आप 20 और 30 प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, और हर प्रोसेस को आपने कोई एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया, तो आपने कहा कि गो टू प्रोसेस नंबर 20, तो आप
आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रोसेस में जाना है। तो बेसिकली इस नंबर की हेल्प से जो भी आपके सिस्टम एनालिस्ट हैं वो तुरंत उस प्रोसेस में जा सकते हैं, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसकी हैंडलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस नंबर। सेकंड इज प्रोसेस नेम। तो जिस तरीके से आप प्रोसेस नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोसेस को, वैसे ही आप नेम प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोसेस नेम इज द नेम एलोकेटेड टू द प्रोसेस इन द प्रोसेस सिंबल ऑफ द डेटा फ्लो डायग्राम। तो कोई भी डेटा फ्लो डायग्राम में आपने अगर किसी प्रोसेस को कोई नेम असाइन कर रखा है तो वो कहलाएगा आपका प्रोसेस नेम। Then third is description, and it provides a brief information regarding the functionality of the process. तो उस प्रोसेस की क्या फंक्शनैलिटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये तीन फॉर्मेट हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के, जो कि हैं आपके प्रोसेस नंबर, प्रोसेस नेम एंड डिस्क्रिप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट आउटपुट डिजाइन। तो किसी भी सिस्टम को जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें इनपुट्स होंगे, उसमें कुछ आउटपुट्स होंगे। कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कोई प्रोसेस आप रन कर रहे हैं तो इनपुट और आउटपुट्स के बेसिस पे ही आप उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी प्रोसेस का जो आउटपुट है या किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उनके इनपुट्स पे आपने क्या चीज़ अप्लाई की है। ओके, और उस सिस्टम की एनालिसिस आप किससे करेंगे या डिसीजंस जो आप बनाएंगे वो किससे, किन की बेसिस पे बनाएंगे? वो डिसीजंस आप बनाएंगे जो भी आपको उसके आउटपुट्स मिल रहे हैं। ओके, तो किसी भी डेवलपर के लिए, किसी भी प्रोग्रामर के लिए इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करना, इनपुट आउटपुट डिजाइंस को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से वो अ सेट ऑफ इनपुट्स के लिए कोई एक सेट ऑफ आउटपुट्स जनरेट कर सके। ओके, तो उसमें हम पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिजाइन में इनपुट डिजाइन, देन इनपुट डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेआउट ऑफ इनपुट, और सिमिलरली हम पढ़ेंगे आउटपुट डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स एंड लेआउट ऑफ आउटपुट्स। तो देखिए, इनपुट डिजाइन का मतलब ये हुआ कि आप इनपुट्स पे क्या स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी सिस्टम में इनपुट का क्या रोल है, क्योंकि वो सिस्टम उन इनपुट्स के बेसिस पे ही आउटपुट जनरेट करेगा। यानी कि एग्जीक्यूट जो होगा, वो उसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो बेसिकली किस पे होगा कि आप उसके इनपुट्स पे क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट डिजाइन स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, इनपुट डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब कोई भी अगर मैं इनपुट में वैल्यूज यूज कर रहा हूँ, इनपुट में डेटा दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? पहला होना चाहिए कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो सिंप्लीफाइड हो। सिंप्लीफाइड मीन्स कि यूज़र को समझ में आए कि मुझे क्या देना है। एक नॉर्मल कहना चाहिए कि एक स्पेसिफाइड यूज़र लैंग्वेज आप कह सकते हैं, कि यूज़र को जो चीज़ समझ में आ रही है उस फॉर्म में हमें अपने इनपुट्स को डिफाइन करना चाहिए। ठीक है। देन सेकंड होना चाहिए कि वो एरर फ्री होना चाहिए, कि जो भी आप डेटा एंट्री कर रहे हैं इनपुट पे उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ताकि कहीं आउटपुट में जो हमें आउटपुट मिले उनको हमें वैलिडेट ना करना पड़े। ठीक है। तो अगर हमें ऐसे इनपुट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिनमें एरर है और वो जब हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे या जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसमें भी फिर डेफिनेटली एरर आएगी, तो इसलिए हमें पहले ही इनपुट पॉइंट पे ही हमें क्या कर लेना चाहिए, डेटा वैलिडेशन कर लेना चाहिए। ओके। थर्ड पॉइंट ये है कि डिले नहीं होना चाहिए। हमें जो इनपुट है, इनपुट पे जो हम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी इनपुट डेटा हम दे रहे हैं किसी सिस्टम को, डिले नाम की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिले होगा तो डेफिनेटली जो भी हमारी परफॉर्मेंस है डेटा एंट्री की या जो हम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं फिर डिले होगा और हमारे जो आउटपुट्स हैं वो उससे इफेक्ट होंगे। ओके। फोर्थ पॉइंट है कि हमारा जो डेटा होना चाहिए वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब इररिलेवेंट डेटा हमें हमें कुछ भी उसमें एंट्री नहीं देनी है। मतलब क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इनपुट्स किस तरीके से डिफाइन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू हम एंट्री कर रहे हैं उसमें, क्या रेंज होनी चाहिए, वो डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिफाइंड होती हैं। ओके, तो ये आपके इनपुट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो
नेक्स्ट है आपका लेआउट ऑफ इनपुट्स। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि लास्ट पॉइंट कि हमारा जो डेटा होना चाहिए, इनपुट डेटा, वो रिलेवेंट होना चाहिए। इररिलेवेंट डेटा हमें नहीं अप्लाई करना है। मीन्स जो मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेआउट का मतलब है कि लेआउट ऑफ इनपुट का मतलब है कि जो डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका कुछ प्रॉपर सिंटैक्स होना चाहिए। सिंटैक्स मीन्स कि किस फॉर्मेट में हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कुछ हेडिंग होनी चाहिए। ओके, देन अगर कुछ स्पेसिफाइड डेट है, कुछ स्पेसिफाइड डेटा टाइप है उसका, तो वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। ठीक, डेटा जो आपका एंट्री ऑपरेटर है उसको उसकी इनिशियल पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये डेटा इस फॉर्मेट में आ रहा है, इस तरीके से अप्लाई करना है, ये इसकी रेंज है। ओके, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके लेआउट ऑफ इनपुट्स में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम आउटपुट डिज़ाइन की बात करें, तो हमें वहाँ पे भी यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि आउटपुट पे जो हम मिल रहा है। अभी तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि इनपुट डिज़ाइन मीन्स जो हम किसी सिस्टम में इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं, वो इनपुट्स की स्पेसिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। सो हमें एक एक अच्छा आउटपुट कब मिलेगा? एक गुड आउटपुट मीन्स जब हम इनपुट पे रीजनेबल वैल्यूज अप्लाई करेंगे। मीन्स स्पेसिफाइड रहेगा सब कुछ, वैलिडेट रहेगा डेटा, तभी हमें आउटपुट पे प्रॉपर अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स जो हमें चाहिए आउटपुट पे, जिस जिस फॉर्म में हमें चाहिए, क्या हम उस फॉर्म में अपने आउटपुट को ले पा रहे हैं विद दैट पर्टिकुलर अप्लाइड इनपुट। ये सारी चीज़ें हमें आउटपुट डिज़ाइन में डिस्कस करनी है। मीन्स कोई इंफॉर्मेशन जो मुझे यूज़र एंड पे देनी है, तो क्या मैं उसे वो आउटपुट जो मुझे मिल रहा है वो मैं उस फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक्यूरेट वे में रिप्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है, किस फॉर्म में मैं उसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ यूज़र एंड पे, और क्या मैंने जो आउटपुट डिज़ाइन किया वो उसके काम का है या नहीं है। ओके, पता चला कि आपने सपोज कोई आउटपुट, आपकी जो मशीन है वो कुछ आउटपुट जनरेट कर रही है किसी पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए, और वो रेंज, जिस रेंज में उस यूज़र को वो डेटा चाहिए, वो रेंज में वो डेटा उसको नहीं मिल रहा है। तो फिर वो सारी रीडिंग्स उसके लिए क्या होंगी? खराब हो जाएंगी, या जो रिजल्ट्स आपके आउटपुट पे आ रहे होंगे वो उसके लिए किसी यूज़ के नहीं है। तो कभी भी जब भी हम आउटपुट्स अपने लेंगे किसी सिस्टम से, तो देखिए क्या होना चाहिए। पहली चीज़ तो वो आउटपुट टाइम पे आना चाहिए। ओके, मीन्स अगर इनपुट पे डिले नहीं है तो आउटपुट पे डिले नहीं होगा, अगर सिस्टम का अपना कोई डिले नहीं है तो। देन वो प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब कि जिस फॉर्म में मुझे वो आउटपुट चाहिए उस फॉर्म में उसको वो रिप्रेजेंट मैं कर पाऊँ, ठीक है। और यूज़र सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब यूज़र को जिस फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म में अगर हम उसको वो डेटा प्रोवाइड करा देंगे, तो वो वेल एंड गुड होगा हमारे लिए। तो इसी तरीके से हमारे कुछ आउटपुट डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जैसे हमारे इनपुट डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आउटपुट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? तो सपोज़ आपने कोई सिस्टम डिज़ाइन किया, आउटपुट डिज़ाइन मतलब जहाँ से आप आउटपुट फैच कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे? जैसे ही आप इनपुट पे कोई भी वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, तुरंत आपको, मतलब आपका सिस्टम क्या होना चाहिए? एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए और तुरंत आपको आउटपुट पे नेसेसरी एक्शन दिख जाना चाहिए। जिस भी इवेंट या जो भी आप कह सकते हैं, जिस भी इशू पे आप काम कर रहे हैं, वो इश्यूज़, वो पॉइंट्स हाइलाइट हो जाने चाहिए। क्लियर? अगर आप कोई इनपुट पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट पे वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर आप उनको स्टोर करना चाह रहे हैं, तो लाइक विद द हेल्प ऑफ मेमोरी आप उनको स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर, प्रेज़ेंट, फ्यूचर की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें, प्रेज़ेंट की वैल्यूज़ और पास्ट की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। जब भी आप इनपुट्स पे कोई ट्रिगर कर रहे हैं, मीन्स कोई इवेंट आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो तुरंत आपका सिस्टम क्या करे? एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूशन के लिए नेसेसरी एक्शन ले, और देन वो एक्शंस आपको वहाँ पे जनरेट होते हुए दिखाई दे जाएं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपके आउटपुट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है आपका लेआउट ऑफ आउटपुट्स। तो अब आपके पास आउटपुट पे कुछ वैल्यूज़ आ गई। ओके, देन उन वैल्यूज़ को आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लाइक आप उन रिजल्ट्स को टैबुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, या आप उन रिजल्ट्स को ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी अगेन यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। मीन्स यूज़र को तुरंत आपके रिजल्ट समझ में आ जाए। सपोज आपने कोई प्रोसेस अप्लाई करी और उसके कोई आपने फार्मेसी में आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं,
और आपके जो रिजल्ट्स हैं आपने आपने उनको एक्सेल फॉर्म में पढ़ना है या आपने उनको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना है या फिर आप उनका ग्राफ देखना चाह रहे हैं, तो क्या आपके वो आउटपुट्स जो आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर से, वो क्या इन फॉर्मेट्स में आ रहे हैं या फिर वो एट रैंडम आपको कोई भी वैल्यूज जनरेट करके एक फॉर्म में दे दे रहे हैं, बस हो गया टेबलर फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें भी हमें डिसाइड करनी होती हैं कि हम किस तरीके से ईज़ी वे में अपने यूज़र को अपने आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने की परमिशन या फिर हम उन्हें एक ऑप्शन दे पाएँ कि यू कैन डाउनलोड योर रिजल्ट्स इन एक्सेल शीट। तो आप क्या करेंगे, एक्सेल शीट में आपने सारे रिजल्ट्स डाउनलोड कर लिए, देन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स आप डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपका क्या है, लेआउट ऑफ आउटपुट्स के अंदर आता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने इनपुट आउटपुट डिज़ाइंस के बारे में पढ़ा। क्लियर? देन प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ा और डेटा फ्लो डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। तो हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम में हमने चार चीजें देखी: एंटिटी, डेटा फ्लो, प्रोसेस एंड डेटा स्टोर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दो एग्जांपल्स देखे हमने, फिजिकल डीएफडी एंड लॉजिकल डीएफडी। दोनों के एग्जांपल्स आपके फिगर आपको याद होने चाहिए, आप उनको एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डेटा फ्लो डायग्राम, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे लिखनी है। ओके, डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली क्या है, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंट प्रोसेसेस को आप किस तरीके से वो फ्लो कर रही हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये आप समझाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम्स। ओके, फिजिकल में आप सिर्फ ये समझाते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। ओके, क्या स्पेसिफिकेशन है उस प्रोसेस के। लॉजिकल में आप ये समझाते हैं कि वो प्रोसेस इन एक्चुअल हो कैसे रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई कस्टमर अपना पैसा निकालने गया, तो वो पैसा कौन निकाल के देगा उसको, वो पैसा कैशियर निकाल के देगा। तो लॉजिकल डीएफडी में आपके प्रोसेस के अंदर कैशियर आएगा। क्लियर? देन हमने प्रोसेस स्पेसिफिकेशन पढ़े कि किसी भी प्रोसेस को, जो आपका वे ऑफ डूइंग है किसी एग्जीक्यूशन का, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। और वो एक एक सेट ऑफ एक्टिविटीज आप यूज करेंगे, और वो सेट ऑफ एक्टिविटीज कैसे आप राइट डाउन करेंगे, कैसे आप उनको डिफाइन करेंगे, वो सब आता है आपका प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के अंदर। ओके, देन कुछ फॉर्मेट लाइक प्रोसेस नंबर, प्रोसेस नेम, डिस्क्रिप्शन, इनके बारे में हमने पढ़ा। एंड देन इनपुट आउटपुट डिजाइन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनके लेआउट हैं, उनके अंदर क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या आपको लिखना है एग्जाम में, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अपने नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये जितना भी पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन है। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ये सब समझाऊं। अगेन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे ये कहा था कि आप एग्जाम्पल का जरूर यूज करिएगा, जिससे कि आपका जो कंटेंट आप लिख रहे हैं एग्जाम में, उसमें वो स्ट्रांग बन जाए। थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा तो आपको मार्क्स उसमें अच्छे मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।